नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बताते चले कि राज्य आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण की ओर से उपाध्यक्ष विनय राहुला के ओर से चारधाम यात्रा व आगामी मानसून सत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा की बैठक ली गई है और जिसमें विभिन्न विभागों की मानसून से पूर्व तैयारियों की जानकारी देते हुए सभी आवश्यक समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए गए। नदी नालों को चैनलाइज उनको साफ सुथरा करने के निर्देश के साथ साथ अस्पतालों में पर्याप्त दवा व संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत, गड्ढा मुक्ति, नालियों की सफाई और सड़क किनारे मलबे के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी विशेषज्ञ जिले से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और भारत सरकार और राज्य सरकार के अनेक विभागों के सभी हमारे NDRF, SDRF, अन्य विभाग और साथ में हमारे वैज्ञानिक, मैं सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर आज इस आपदा प्रबंधन कार्यशाला में सभी तरह से स्वागत करता हूँ। और आज ये कार्यशाला आपदा नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए हम सबको तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। और ये कार्यशाला हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक भी है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा राज्य बहुत संवेदनशील राज्यों में और प्रत्येक वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम जा रहे तीर्थ यात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा गौरीकुंड के हाईवे पर कांगड़ा घाट के पास का बताया जा रहा है कि मैक्स पर अचानक से पत्थर जा गिरा और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे में ड्राइवर समेत एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार यानी कि 30 मई को देर शाम रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कांगड़ा घाट में अचानक से पहाड़ी से यात्रियों के मैक्स वाहन पर पत्थर गिरा और हादसे के समय वाहन में चालक समेत 6 यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू को शुरू कर दिया गया। वाहन में सवार चालक मौके पर एक की मौत हो गई है और जिसका नाम 24 वर्षीय शैलेंद्र कुमार बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि अन्य यात्रियों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय के द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। करण माहरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब भी कई गंभीर सवाल उठे हुए हैं और जिनका उत्तर धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय से दोषियों को सजा दी गई है, लेकिन यह पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन VIP व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। जांच के दौरान साक्ष्य नष्ट किए जाने की मंशा से वनतारा रिजॉर्ट के पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे तमाम सवाल उनकी ओर से किए गए। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है। जब तक VIP का नाम सामने नहीं आता,
और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता की जो हत्या हुई है, उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मां प्रकृति से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वीआईपी जल्दी से जल्दी एक्सपोज हो और उसका नाम लोगों तक पहुंचे। अब खबर रुड़की से है, जहां रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट, कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि लोग जो है वो गंगा आरती के आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने बताया कि 1 जून को मंगलोर विधानसभा में उनके द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 8 जून तक एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। आज तो सिर्फ गंगा मैया की आरती के लिए और माता के 300 वर्ष के उपलक्ष्य में आए हैं। पहली तारीख में तिरंगा यात्रा होगी 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक गुड़ मंडी से पढ़ाना जी के साथ अगले चौराहे तक। मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं इसमें, वो रैली करेंगे जब आएगी। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर आए दिन टोल फीस को लेकर कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है, और जिसके चलते भगवानपुर टोल प्लाजा के जीएम सौरभ यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए एनएच गाइडलाइंस पर बातचीत करते हुए अनेक जानकारी दी। अब कमर्शियल वाहनों को टोल देने की जो है वो जरूरत होगी, ये बेहद जरूरी होगा। हालांकि आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी, कमर्शियल वाहनों को टोल टैक्स फीस देनी ही होगी। जीएम सौरभ यादव ने आगे यह भी बताया कि किसान यूनियन की आड़ में चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हालांकि टोल कंपनी ने लोकल वाहन स्वामियों के पास बनाने के लिए उन्हें इनवाइट भी किया है। कुछ ऐसा था, ये भगवानपुर टोल प्लाजा है जो कि हम लोगों ने 27 तारीख में सुबह 8 बजे टेक ओवर किया है। तो इसमें एक परसों के दिन ही हमारे साथ में बात आई थी। कॉमर्शियल एक गाड़ी थी, वो छोटा हाथी पिकअप टाइप थी, गैस एजेंसी की गाड़ी थी। तो उसको कुछ लोगों का कहना ये था कि इसको आप फ्री निकाल दीजिए। इधर उधर से हमारे पास कॉल भी आए उस गाड़ी के लिए। हमने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको फ्री नहीं निकाल पाएंगे किसी भी तरह, कॉमर्शियल व्हीकल है तो हम फ्री नहीं कर पाएंगे। तो संदेश किस तरह का देना चाहते हो, जिसको यहाँ पर लोकल में संदेश देना चाहिए? लोकल के लिए तो संदेश जैसे पहले चल रहा था, लोकल की तो प्राइवेट गाड़ी जो भी है जितनी भी फ्री चलती हैं पहले से चली आ रही हैं। आधार कार्ड अपनी आईडी दिखा के वो पहले से निकल रही हैं, अभी भी निकल रही हैं, उसमें कोई इशू है ही। चार्ज किन गाड़ियों पर लगेगा? चार्ज कॉमर्शियल व्हीकल तो सब पे लगेगा, बाकी अदरवाइज जो लोकल व्हीकल नहीं है उन पर प्राइवेट गाड़ियों पर भी चार्ज है। अच्छा, हमने देखा कि भाई किसान यूनियन की आड़ में गाड़ियाँ पास होती हैं, तो क्या चलेगा अभी? नहीं, किसान यूनियन की जो फर्जी आईडी बना करके या किसान यूनियन का झूठा नाम लेकर के उसका इस्तेमाल करके टोल क्रॉस करना चाहती है, सरकार के रेवेन्यू को लॉस कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम सख्ताई से काम कर रहे हैं थोड़ा सा। और किसान यूनियन के जितने भी संगठन हैं वो भी हमारा इस चीज़ के लिए सहयोग कर रहे हैं कि भाई जो फर्जी किसान यूनियन का नाम लेकर के निकल रहे हैं उनको आप रोकिए, उनसे पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एनएच की क्या गाइडलाइन है? एनएच की गाइडलाइन ये कहती है कि आप अगर लोकल के दायरे में है, जो उस टाइम जब टोल स्टार्ट हुआ क्या समझौता हुआ उस टाइम पे, तो उसके आधार पे जो भी फ्री है वो तो फ्री निकल ही रहे हैं। दूसरी गाइडलाइन उनकी ये कहती है कि आप अगर 20 किलोमीटर के दायरे में तो आप पास बनवाइए, उसका मंथली पास है 350 रुपये का पर्सनल व्हीकल का। कॉमर्शियल व्हीकल का अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रेट है।
उनका जो है उसी हिसाब से हम पास बनाते हैं। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आज मौसम बदला रहा, जबकि जून की शुरुआत में भी मई की तरह बारिश व बिगड़ते मौसम के साथ साथ मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से तमाम तरीके के अनुमान बताए गए हैं। आपको बताते चले, मौसम विज्ञान की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 31 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश होने के आसार जताए गए थे, जबकि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 5 जून तक प्रदेश भर में मौसम के बदले रहने के आसार बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए कल से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। आपको बताते चले कि इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर में 700 से अधिक जिलों और 65,000 गांवों के करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। केंद्र और मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार व विकास को बढ़ावा देने के लिए आज से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरू किया है और इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। वहीं देहरादून के भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम मधु ने कहा कि उत्तराखंड के लगभग 75,000 किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। मंसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 शिक्षकों के बीच जमकर बवाल हो गया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार कॉलेज में नेक की प्रक्रिया चल रही थी और जिसको लेकर कॉलेज परिसर में शिक्षकों का ऑनलाइन संवाद चल रहा था। संवाद के दौरान शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज में पिछले 8 महीने से सैलरी यानी कि तनख्वाह ना मिलने की बात कही तो वह शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती ने कहा कि कॉलेज प्राचार्य अनिल कुमार चौहान के द्वारा उनके प्रमोशन को काफी समय से रोका हुआ है और जिस पर शिक्षक डॉक्टर शालिनी गुप्ता के द्वारा संवाद खत्म होने के बाद कॉलेज हॉल के बाहर जमकर बवाल काटा और शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती और शिक्षक डॉक्टर ML उपाध्यक्ष के साथ साथ अभद्रता कर उनको पैर से निकालकर चप्पल दिखाई गई और जिससे विवाद बढ़ता चला गया। आपको बताते चले कि दोनों शिक्षकों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। देखा है, जो थोड़ा बहुत देखा है, किसी ने मुझे भी दिखाया था यहाँ पर, तो वीडियो को मैंने मेरे फोन पे तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है। और नैक के बारे में आपको मैं ये कहना चाहूंगी, नैक जो है नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल है। इसका एक्रीडिटेशन होना स्टेट गवर्नमेंट और UGC के नियमों के अनुसार कंपलसरी है किसी भी महाविद्यालय के अस्तित्व के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे मसूरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है। ये नैक की जो व्यवस्था है ये 1994 से है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है, हमारे महाविद्यालय के कुछ लोगों के असहयोग की वजह से आज तक की प्रक्रिया हमारा कभी स्टेज इसका होता है, ये 5 साल के लिए मिलता है, साइकिल 1 साइकिल 2 चलता है। आज तक हम साइकिल 1 में भी नहीं गए। इसका मतलब कि हम ये पहली बार करा रहे हैं जो चीज 24 साल पहले से कंपलसरी है। वो पिछले 1 साल से हम लोग नैक की प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ शिक्षक, डॉक्टर प्रमोद भारती, डॉक्टर उपाध्याय स्पेशली हर स्तर पर उनके द्वारा इसको को बाधित करने की कोशिश की गई और महाविद्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब उनसे उनकी चीजें मांगी गई, जो कि इसका एक हमें पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देना होता है, टीचर्स का भी, कॉलेज का भी, जब उनसे मांगा गया कि आप हमें अपना रिकॉर्ड दे दीजिए कि आपने 5 साल की अटेंडेंस दे दीजिए, उन्होंने अटेंडेंस नहीं दी। उनसे उनके रिसर्च स्कॉलर की अटेंडेंस मांगी गई, यहाँ पे आके उन्होंने बदतमीजी करी, अटेंडेंस नहीं दी उन्होंने। जब भी उनसे उनके रिसर्च पेपर मांगे गए, उन्होंने वो रिसर्च पेपर नहीं दिए, अपने बुक्स नहीं दिए।
एक मीटिंग में उन्होंने बोला मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कहलवा सकती हूँ, प्रिंसिपल को गाली देते हुए कि हम ये नैक नहीं होने देंगे। उनकी पूरी 1 साल से ये कोशिश चल रही थी कि ये नैक ना हो रहे। आज उनका टीचर से इंटरेक्शन था। एक डॉक्टर प्रमोद भारती, उन्होंने गलत बयानी करी वहां पर कि उनका प्रमोशन रोका गया है, जबकि मेरे पास प्रूफ है कि इनका जो पिछली सर्विस जिसको ये मुझ पर बार बार जोर डाल रहे हैं कि मेरी सर्विसेज को जोड़ा जाए, वो सर्विसेज एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन नहीं जोड़ी जा सकती। और इन्होंने कोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट देके अपने फेवर में अपने प्रमोशन के लिए वो लेकर के आए थे। एक टीचर का हित ना हो, इसलिए हमने उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करी। सिर्फ उनको कहा गया कि आप अपना फॉर्म दोबारा भर दीजिए, और इसकी सूचना मेरे द्वारा अध्यक्ष जी को भी दे दी गई थी कि इन्होंने झूठा एफिडेविट भरते हुए फॉर्म भरा है, इसमें गलत सूचनाएं दी है, और निदेशक को भी दे दी गई थी, प्रिंसिपल को भी दे दी गई थी। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर सभी तैयारियों को परखने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कार्यशाला में प्रवेश के लिए मुख्य सचिव आनंद बुर्धन, केंद्र सरकार के कई अधिकारी और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मानसून के दृष्टिगत आयोजित की जा रही कार्यशाला में आपदा से बचाव के साथ साथ मानसून 2025 की तैयारियों पर भी विस्तार से मंथन किया गया। मैडम, बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने करीब 150 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। करीब 150 करोड़ रुपया स्वीकृत करने की हमारी अभी फाइलें हमारी विद्यमान है, वो हम अगले 5 से 7 दिन में कर लेंगे। और जो राहत बचाव की बात कर रहे हैं, उसके लिए निर्देश चले गए हैं जनपदों को कि हर एक जनपद में हर तहसील के लिए पृथक टीम बनेगी। जब भी आपदा आएगी वो टीम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। उस टीम में इंजीनियरिंग विभाग के लोग, लेखा के लोग, जिला प्रशासन के लोग, विकासखंड के लोग, ग्राम विकास के लोग, पीडब्ल्यूडी के, बिजली के, पानी के, सब लोग रहेंगे। जहां भी आपदा आएगी टीम अपने आप जाके वहां पे सर्वे करेगी, क्या नुकसान हुआ देखेगी, जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको बहाल करेगी, और बहाल करने के साथ साथ जो अहेतुक सहायता हम वितरित करते हैं उस अहेतुक सहायता वितरित करने के लिए रिपोर्ट बना के लाएगी और पैसे सैंक्शन करा के विद इन 2-3 डेज सबको बांटेगी। इसका नमूना बताना चाहूंगा कि पिछली बार करीब 21,000 लोगों को 21,000 लोग प्रभावित थे उधम सिंह नगर में। 1 सप्ताह के भीतर हम लोगों ने अहेतुक सहायता 21,000 लोगों को इसी मॉडल के आधार पर आके वितरित किया था। उसमें बिल्कुल विलंब नहीं होगा, इसको इंश्योर कर रहे हैं। मसूरी में शनिवार को मसूरी में समाज सेवा एवं मानव कल्याण के उद्देश्य से 13वां कुलदीप राज साहनी स्मृति रक्तदान शिविर रोटरी मसूरी और आर्यना भार्गव ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के द्वारा महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून के सहयोग से राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया। यह शिविर स्वर्गीय कुलदीप राज साहनी के स्मृति में लगाया गया और जिनका जो जीवन है वो समाज सेवा, परोपकार और मानव कल्याण को समर्पित रहा। ये मेरे पिताजी की स्मृति में पिछले 13 वर्ष से रोटरी क्लब मसूरी और आर्यन भार्गव इंटर कॉलेज के सहयोग से हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और इसमें बढ़ चढ़ के मसूरी के स्थानीय जनता, विभिन्न संगठनों के लोग, मसूरी पुलिस, मसूरी प्रशासन, आईटीबीपी का सहयोग मिलता है। इस बार नगर पालिका अध्यक्ष भी आई हैं खुद और स्वयं ब्लड भी दे रही हैं। तो एक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप है मसूरी का। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आज अधिक से अधिक। देखिए, जैसा कि आप लोगों को अवगति है कि पिछले 13 सालों से साहनी जी की स्मृति में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग कुछ इस तरीके के काम के बारे में सोच रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और मुझे लगता है कि हम सभी को इस पहल की सराहना करनी चाहिए, इस पहल को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को यानी कि पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अंकिता के माता पिता और कई लोग इसे अधूरा न्याय मानते हैं क्योंकि वे दोषियों को फांसी की सजा दिलवाना चाहते थे और कथित वीआईपी की पहचान अभी तक नहीं हुई है, जिसके लिए अंकिता पर विशेष सेवा देने का दबाव बनाया गया था। आपको बताते चले कि कांग्रेस की अब भी इसी बात को लेकर जो है
लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि कोर्ट से फैसला आया कि वो उससे संतुष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बहारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय के द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने वाले फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कैबिनेट के मंत्री कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह तमाचा उन लोगों पर है जो अंकिता भंडारी मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो क्योंकि मामला न्यायालय में था और न्यायालय एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए हेयरिंग के बाद निर्णय लेता है। और ये तमाचा सीधे सीधे उन लोगों पे जो अंकिता भंडारी को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया करते थे। जो सरकार बार बार कह रही थी मामला न्यायालय में है, सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया था। उसके बाद उसका डेड बॉडी रिकवर कर दी थी, अपराधी उसमें एक्यूज को पकड़ लिया गया था, यही सरकार का काम था। बाकी काम कानून को करना था। आज कानून ने निर्णय लिया, निश्चित रूप से ये निर्णय स्वागत योग्य भी है। और दूसरी तरफ उन लोगों पर, उन पार्टियों पर करारा तमाचा है जिन्होंने सरकार को अंकिता हत्याकांड के नाम पर घेरने की कोशिश की। तो फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।